नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज एक बहुत ही उलझाने वाली मर्डर मिस्ट्री आप सबको मैं सुनाने वाला हूं, जिसको पुलिस ने बड़ी मेहनत से जाकर सॉल्व किया और गुनहगारों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। लेकिन गुनहगारों को गिरफ्तार करने में भी पुलिस को एक लंबा वक्त लगा। क्या है ये मर्डर मिस्ट्री? क्या थे वो सुराग जिसकी वजह से पुलिस गुनहगारों तक पहुंच पाई? क्यों हुआ कत्ल? सारी बातें तफसील से आपको बताऊंगा। ये घटना है 2015 की, यानी 2015 की, और डेट है 11 अगस्त 2015। बेंगलुरु सिटी के बगल में, आउटस्कर्ट्स जिसे हम कहते हैं, यानी शहर के आसपास की जो आबादी है, ग्रामीण आबादी, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है अनेकल तालुक। इसी अनेकल तालुक में एक लेक है। अब लेक का नाम बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं एक बार पढ़ूंगा हिम्मत करके, और वो है वदेरामन चन्हाली। एक ही बार पढ़ पाया हूं। तो ये वदेरामन चन्हाली लेक के पास 11 अगस्त 2015 के रोज लोगों की निगाह एक गनी बैग पर, यानी एक बोरे पर पड़ती है। बोरे के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी और कुछ खून के धब्बे नजर आ रहे थे। जब ये चीज़ें लोगों ने देखी तो उन्होंने बेंगलुरु पुलिस को इसके बारे में इत्तला दी। बेंगलुरु की जो लोकल पुलिस है वो फौरन मौके पर पहुंची और उन्होंने जाकर उस बोरे को रिकवर किया। रिकवर करके उन्होंने देखा कि बोरे में एक इंसान का धड़ वो पैक किया गया है। और जाहिर है, जब धड़ पैक किया गया है तो हाथ पाँव सिर वगैरह तो नहीं थे और उन्हें काट कर अलग किया गया था। तो इस धड़ को देखकर पुलिस के लिए ये पता कर पाना अपने आप में एक मुश्किल बात थी कि आखिर ये धड़ किसकी है और इस शख्स की हत्या किसने की, किसने यहाँ पर लाकर बोरी फेंकी। ये सारे सवाल पुलिस के मन में थे। लेकिन पुलिस ने उस टोर्सो को, यानी धड़ को, रिकवर किया और रिकवर करने के बाद उसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस अपने तौर पर उस मामले को इन्वेस्टिगेट करती रही। अभी 11 तारीख को जब ये धड़ रिकवर हुआ, उसके बाद पुलिस अभी जांच कर ही रही थी। तब तक 4 दिन और गुजरे, यानी 15 अगस्त को पुलिस को फिर से जानकारी मिली कि उसी लेक के पास कुछ और संदिग्ध बोरी पड़ी हुई है। पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस ने देखा कि वाकई एक पैकेट है और इस पैकेट के ऊपर भी कुछ खून के धब्बे थे और कुछ मक्खियां आसपास थी। तो ये जो सारी चीज़ें पुलिस ने देखी, पुलिस को लगने लगा कि इसका कनेक्शन शायद उस प्रीवियस डेड बॉडी के साथ हो, धड़ के साथ हो। तो पुलिस ने उसे रिकवर किया और रिकवर करने के बाद जैसे ही इस पैकेट को खोला तो वाकई वही बात निकली। इसमें किसी नौजवान के हाथ और पैर, कटे हुए हाथ और पैर पैक करके यहाँ फेंके गए थे। यानी धड़ भी बरामद हो चुका था, हाथ पैर भी बरामद हो चुके थे, सिर का कोई पता नहीं था। और पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस के पास भी अब तक कोई लीड ऐसी नहीं थी जिससे इस मरने वाले शख्स के बारे में कोई जानकारी मिल पाती, कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाता। तो खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि मरने वाला शख्स कौन है। इसी बीच पुलिस को जिस पैकेट में हाथ पांव, कटे हुए हाथ पांव मिले थे, उस पैकेट में पुलिस को एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन मिला, यानी एक डॉक्टर की पर्ची मिली जिसमें कुछ दवाइयों के नाम लिखे हुए थे और डॉक्टर का भी नाम उसमें मेंशन था। और ये छोटी सी पर्ची पुलिस के लिए इस केस को सुलझाने का एक बहुत बड़ा जरिया साबित हुआ। पुलिस फौरन उस डॉक्टर के पास पहुंची जैसे ही ये पर्ची पुलिस के हाथ लगी, और पुलिस ने उस पर्ची को दिखाकर डॉक्टर से कहा कि ये पर्ची देखिए और ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास वो कौन से लोग थे जो आए थे ट्रीटमेंट के लिए और जिनको आपने ये दवाइयाँ लिखकर दी थी। डॉक्टर ने उस पर्ची को देखा। ऐसा तो डॉक्टर हर रोज़ 10 लोगों को चेक करते हैं, देखते हैं, लेकिन उन्होंने देखते ही दिमाग पर जोर डाला और पहचान लिया। और पहचानने के बाद उन्होंने 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया। ये बेसिकली एक कपल था, एक जोड़ा था, आप उसको पति पत्नी कह सकते हैं। तो और नाम डॉक्टर ने बताए इन दोनों के, भाग्यश्री तलवार और उसका पति एस सुपुत्र। तो भाग्यश्री तलवार और एस सुपुत्र के बारे में डॉक्टर ने पुलिस को जानकारी दी और ये बताया कि ये दोनों हमारे पास इलाज के लिए आए थे और इनके घर का पता भी उसी डॉक्टर से पुलिस को चला। लेकिन पुलिस ने
जब मामले की तफ्तीश करते हुए पुलिस जब उसके घर तक पहुंची तो देखा कि घर में ताला लटक रहा है। ये एक सिंगल बेडरूम फ्लैट था जहां पर ये दंपत्ति रहती थी, और पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि घर में ताला लटक रहा है। पुलिस ने फौरन ताला तोड़ा, और ताला तोड़कर पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो पुलिस को ये देखकर समझ में आ गया कि जो दोनों लोग हैं जिनकी तलाश में वो यहाँ पहुँची हैं, वो सारा साजो सामान लेकर यहाँ से गायब हो चुके हैं, यानी वो फरार हो चुके हैं। लेकिन उनकी पहचान चूंकि क्लियर हो चुकी थी तो पुलिस ने उनके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया, ताकि कभी भी अगर उनका मोबाइल फ़ोन ऑन हो तो पुलिस को उनके बारे में जानकारी मिले। लेकिन साल दर साल गुजरते रहे, इनका मोबाइल फ़ोन कभी स्विच ऑन नहीं हुआ और पुलिस को कभी इनके बारे में कोई और जानकारी या कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये दोनों कहाँ चले गए, भाग्यश्री तलवार और एस सुपुत्र, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी। हालांकि जैसे ही इनकी पहचान हो गई, पुलिस ने इनके बारे में और जानकारी जुटाई और ये पता करने की शुरुआत की कि भाई ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, बेंगलुरु आउटस्कर्ट्स में जहाँ ये रहते थे, इसके अलावा इनका जो नेटिव प्लेस है वो जगह कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस पता करने में लगी हुई थी। और इसी कोशिश में पुलिस को पता चला कि ये दोनों ही नॉर्थ कर्नाटक में एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है विजयपुरा, उसी विजयपुरा ज़िले के रहने वाले हैं और अलग अलग इलाके से आते हैं, लेकिन विजयपुरा के ही हैं। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने सोचा कि एक बार उनके गांव चले और उनके गांव में छापेमारी करके देखते हैं कि अगर वहां पर ये जो कपल है वो मिल जाए तो हमारा केस तो सॉल्व हो चुका है, पूरी तरह मामला सुलझ जाएगा, मर्डर का मोटिव भी पता चल जाएगा और जो एक्यूज्ड हैं वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। तो पुलिस ने फिर विजयपुरा में इन दोनों लोगों के गांव में जाकर छापेमारी की, लेकिन वहां पर भी पुलिस को निराशा हाथ लगी। पुलिस को वहां ये दोनों नहीं मिले और उनके घर के लोग भी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये दो लोग कहाँ पर हैं। लेकिन चूंकि पुलिस को एक डेड बॉडी रिकवर हो चुकी थी, मिल चुकी थी, ये डेड बॉडी किसकी थी ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। हालांकि जिन लोगों पर कत्ल का शक था उनके बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई थी, लेकिन उनके बारे में सिर्फ जानकारी ही मिली थी, उनका पता ठिकाना पुलिस को नहीं था। तो मामला कॉम्प्लिकेटेड तो था। अब पुलिस जो गांव पहुंची थी भाग्यश्री तलवार और एस सुपुत्रा के बारे में पता करते हुए, पुलिस की उस टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उनके गांव से एस सुपुत्रा का और भाग्यश्री तलवार के पेरेंट्स का ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया, ये सोचकर कि वो पता लगाकर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करके ये देखेगी कि इनमें से किसी का ब्लड सैंपल जो है वो डीएनए सैंपल क्या उस डेड बॉडी से भी मैच करता है या नहीं। तो ब्लड सैंपल तो पुलिस ने रख लिया और उसके बाद पुलिस के पास ऑलरेडी जो डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर किया था उसके डीएनए सैंपल पुलिस के पास थे। पुलिस ने जब इन तीनों सैंपल को एक दूसरे से मैच कराने की कोशिश की तो भाग्यश्री तलवार की जो माँ है उसके डीएनए सैंपल से जो डेड बॉडी रिकवर हुई थी उसका डीएनए मैच कर गया। यानी ये बात तकरीबन साफ हो गई, ये बात तकरीबन क्लियर हो गया कि मरने वाला शख्स जो है वो भाग्यश्री का बहुत क्लोज रिलेटिव था, शायद उसका भाई रहा हो, क्योंकि उसका भाई जो है लंबे वक्त से गायब भी था। घर वाले ये भी बात बता रहे थे और भाग्यश्री के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो एक तरह से अब तक की तफ्तीश के बाद जो बातें साफ हुई थी वो ये कि इस मामले में कत्ल का शक भाग्यश्री तलवार और एस सुपुत्र जो उसका पार्टनर, बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जो भी कहें उस पर था, और जिस लड़के का कत्ल हुआ था उसकी पहचान अब जाकर क्लियर हो गई थी कि वो भाग्यश्री तलवार का ही भाई था जिसकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि डीएनए सैंपल से ये बात अब साफ हो गई थी। लेकिन अब जब तक ये गुनहगार पकड़े नहीं जाते तब तक पुलिस के लिए ये पता करना बड़ा मुश्किल था कि आखिर उस लड़के की हत्या हुई क्यों। तो पुलिस ने पहले तो इस मामले की तफ्तीश, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2015, 16, 17 कई साल तक पुलिस करती रही, लेकिन जब पुलिस को इन गुनहगारों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने इस मामले में एक क्लोज़र रिपोर्ट फाइल की। और उस क्लोज़र रिपोर्ट में पुलिस ने स्पेशली ये भी मेंशन किया कि कभी भी अगर इस केस को रीओपन करने की ज़रूरत पड़े और उन्हें अगर क्रिमिनल्स के बारे में कोई पता या जानकारी मिले तो फिर वो इस केस को दोबारा रीओपन करेंगे। कोर्ट ने इसके लिए पुलिस को परमिट किया और उस केस को एक तरह से टेम्पोररीली क्लोज किया गया, परमानेंटली नहीं।
ऐसे भी हमारे कानून में इस तरह की व्यवस्था है कि कभी भी अगर किसी मामले में इंसाफ की गुंजाइश बनती है तो कोई भी केस कभी भी किसी भी स्टेज पर रीओपन हो सकता है। तो ये केस जो है टेम्पोररीली क्लोज कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने जब इस मामले की दोबारा तफ्तीश शुरू की और 2019 में जब पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि भाई ये भाग्यश्री तलवार और एस सुपुत्र कहाँ हो सकते हैं, तो इनके बारे में पुलिस को ये पता चला कि ये इन दिनों नासिक महाराष्ट्र में हैं और वहीं रहते हैं। घर वालों से जब ये जानकारी मिली, पहले तो घर वालों को इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन हो सकता है कि बाद में ये दोनों अपने परिवार के फिर से संपर्क में आए हों और परिवार वालों से जब पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस की टीम ने फ़ौरन, बेंगलुरु पुलिस की टीम ने नासिक में इनके ठिकाने पर दबिश दी और वहाँ से इन दोनों को पुलिस ने धर दबोचा। अब भाग्यश्री और एस सुपुत्र की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एस सुपुत्र बेसिकली पहले से ही एक मैरिड मैन था, पहले से ही एक शादीशुदा आदमी था, लेकिन वो भाग्यश्री नाम की इस लड़की के साथ इन्वॉल्व था और उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। अपनी पत्नी को एक तरह से धोखा देकर या उसे छोड़कर वो भाग्यश्री के साथ वहाँ बेंगलुरु में ही रह रहा था। एक रोज़ 10 अगस्त 2015 की ये बात है, उस रोज़ भाग्यश्री का जो भाई है वो अपनी बहन के पास पहुंचा और उसने अपने बहन के घर जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि बहन के साथ एक और आदमी भी वहां रह रहा है और वो ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि वो आदमी बिल्कुल उसकी बहन के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहा था और उस आदमी के बारे में ये पता चला उसको कि वो आदमी पहले से ही मैरिड है और उसका नाम एस सुपुत्र है। तो जब ये बात पता चला तो उसके भाई ने इन रिलेशनशिप का विरोध करना शुरू किया और विरोध की बात जब बढ़ी तो 10 तारीख की ही ये बात है कि भाग्यश्री के भाई के साथ एस सुपुत्र का जो उसकी बहन का लवर था उसका विवाद कुछ इतना बढ़ा कि उसके बहन के लवर ने और बहन ने दोनों ने मिलकर इस लड़के की हत्या कर दी। और उन्होंने न सिर्फ इस लड़के की हत्या कर दी बल्कि निंगा राजू जो भाग्यश्री का भाई था उसकी हत्या करने के बाद अगले दिन उन्होंने उसकी लाश के टुकड़े किए और टुकड़े करके उन्होंने लाश को उसी लेक के पास, जिस लेक का मैंने आपको जिक्र किया, उसके आसपास उसकी लाश के टुकड़े जो है वो सुनसान जगहों पर बोरे में भर के फेंक दिए। उनमें से सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मृत लड़के का धड़ पुलिस ने रिकवर कर लिया था, वो पुलिस को मिल गया। उसके बाद पुलिस को उसके हाथ पांव मिले, लेकिन और डीएनए सैंपल से ये भी पता चल गया कि वो निंगा राजू नाम का जो लड़का था वो भाग्यश्री का भाई था, जिसकी हत्या खुद उसकी बहन भाग्यश्री और उसके पार्टनर एस सुपुत्र ने की थी। तो ये सारी बातें तो साफ हो गई, लेकिन अब भी इस कहानी में एक मिसिंग लिंक था और वो था निंगा राजू का सर कहाँ है। और अब आपको मैं बताऊं, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 2015 से लेकर अब हम 2023 में हैं, बेंगलुरु की पुलिस अब भी उस मामले में निंगा राजू के कटे हुए सिर को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। ये जो सस्पेक्टेड किलर्स हैं जो पकड़े गए हैं, बहन और उसका पार्टनर, इन दोनों ने बताया है कि उन्होंने उस लेक के अंदर ही लड़के का कटा हुआ सिर फेंक दिया था। और तब से लेकर अब तक बेंगलुरु की पुलिस, जब से पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली है, यानी 2019 में जब से ये पकड़े गए हैं, तब से लेकर अब तक पुलिस उस लेक में इस लड़के का सर तलाश रही है। ये सिलसिला अब भी जारी है। सर अगर पुलिस को मिल जाता है तो जाहिर है इस मामले की तफ्तीश एक तरह से पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी और गुनहगारों को सज़ा दिलाने में पुलिस को मदद मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो सिर रिकवर ना भी हो तो भी, चूँकि डेड बॉडी के बाकी हिस्सों से और उसके डीएनए एग्जामिनेशन से ये क्लियर हो चुका है कि मरने वाला लड़का कौन है और उसका मारने वालों के साथ क्या संबंध है और उसके पीछे की कहानी या मोटिव क्या है, दोनों ने अपनी बात भी बता दी है। तो इसलिए इस मामले में कन्विक्शन जो है मेरे हिसाब से वो हो सकता है और इस मामले में बेंगलुरु पुलिस की तफ्तीश जो है वो भी अपने आप में एक नज़ीर पेश करने वाली तफ्तीश साबित हुई है। लेकिन ये कितना तफ्तीश, कितना कारगर साबित हुआ, कितना नहीं, ये तो आने वाले दिनों में जब इस मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगी तब पता चलेगा। फ़िलहाल मामला कोर्ट में है और इस मामले में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि गुनहगार बहन और उसके पार्टनर जो भी उसका लवर है उसको सज़ा मिले, ऐसी हम सारे लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी, जो एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री थी
जिसकी शुरुआत तो हुई थी 2015 से, लेकिन अब 2023 तक भी इस मामले को पूरी तरह पुलिस सॉल्व नहीं कर सकी है। बेशक पुलिस ने एक्यूज्ड अरेस्ट कर लिए हैं, मोटिव पता कर लिया है, डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, टोर्सो यानी धड़ और हाथ पैर बरामद कर लिए हैं, लेकिन कटा हुआ सिर मकतूल का, मरे हुए इंसान का अब भी पुलिस रिकवर नहीं कर पाई है। इसमें कोई और अपडेट जब भी मुझे पता चलेगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल आज यहीं तक। कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो कमेंट्स आप मेरी वीडियोस पर करते हैं, आज वो कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट नहीं पढ़ पाने की ये जो चूक कह लें या हिमाकत कह लें या ये जो मजबूरी है मेरी, आप उसे इग्नोर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जब हाजिर होऊंगा तो आप लोग जो भी कमेंट्स मेरे वीडियो में करते हैं, जो अपनी राय रखते हैं, उस पर मैं अपनी बात भी रखूंगा और आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगा। वो सिलसिला फिर से चालू हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।